सलाम सभी भाइयों को, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। ठीक होना भी चाहिए। दुआओं का असर होता रहता है, इसलिए आप सबसे दुआ करता रहता हूँ, आप सबके लिए दुआ करता रहता हूँ और आप सबसे दुआ की गुजारिश करता रहता हूँ, क्योंकि दुआओं में बड़ी ताकत है साहब। क्या करें, बात यह है, छोटी छोटी बातें, वो सारी बातें जो आप सब तक पता नहीं पहुंचती हैं, नहीं पहुंचती हैं, पहुंची हैं, नहीं पहुंची हैं, पता नहीं। हम इसलिए बना दिया करते हैं ताकि आप तक वो सारी बातें पहुंच जाएं, वो सारी बातें आप तक पहुंच जाएं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो बातें जो एक जिम्मेदार वकील ने बताया है। एक जिम्मेदार वकील का स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, एक जिम्मेदार नागरिक का है। वालेकुम सलाम मूसा भाई। जिम्मेदार आदमी का स्टेटमेंट है, वो हम आपको सुनाएंगे ताकि आप लोग ये समझ जाएं कि एक जिम्मेदार आदमी जब स्टेटमेंट देता है तो उसकी कोई वजह होती है, कुछ हक होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप तक पहुंचनी ज़रूरी होती हैं। अब आप कहेंगे साहब कौन जिम्मेदार, कहाँ जिम्मेदार, कैसे जिम्मेदार, और कौन, ये बातें कौन, कहाँ, कब और किससे आप तक पहुंची हैं, कब कहाँ ये बातें आपसे नहीं पहुंची हैं और कब कहाँ पहुंच चुकी हैं। ये सारी बातें आपको जानना चाहिए। कहीं ना कहीं शेयर से ज़्यादा उसकी जांच करना ज़रूरी होती है। जब शेयर करते हैं कुछ ना, तो थोड़ा सा जांच लिया कीजिए कहाँ से मिला है। कोई स्क्रीनशॉट मिलता है तो उस स्क्रीनशॉट को देख करके उसकी प्रोफाइल पे जा करके खुद देख के आया कीजिए कि साहब इसने ये कहा है, लिखा है, बोला है या नहीं। स्क्रीनशॉट्स आते रहते हैं जिसकी वजह से कई बार अफवाहें फैलती रहती हैं, इसलिए पहुंच जाया कीजिए वहां तक। उसके बाद तब जा करके कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, जो आपने देखा है, जो सुना है, वो सच है या नहीं। खैर, बात करते हैं दिल्ली दंगों की, दिल्ली हमले की। महमूद प्राचा नाम सुना होगा, वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। महमूद प्राचा साहब एक जिम्मेदार वकील हैं। वालेकुम अस्सलाम फिरोज अहमद भाई। एक जिम्मेदार वकील हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के भी ये वकील हैं और काफ़ी बड़े बड़े लोगों के ये वकील हैं और काफ़ी अच्छे वकील हैं। इनका एक दौरा हुआ है दिल्ली दंगा पीड़ित क्षेत्र में। मैं ठीक हूँ भाई। दंगा पीड़ित क्षेत्र में इनका एक दौरा हुआ है और उस दौरे में साथ ही साथ एक पूरी टीम रही है। टीम ऐसे रही है कि उसमें कुछ हिंदू संस्थाओं के लोग, कुछ मुस्लिम संस्थाओं के लोग, कुछ ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स। हालांकि आज के दौर में जो ऑफिसर्स हैं वो तो घोटालेबाज हैं, दगाबाज हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, दलाल हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी गालियां जो होती हैं वो उनके साथ जोड़ के दी जाएं तो कोई कम नहीं होंगी। तो इस वजह से उनके साथ जो टीम गई, उस टीम में अच्छे अच्छे लोग, या यूं कहा जाए कि समाज के संभ्रांत व्यक्ति साथ में गए, जिसमें कल्बे जवाद मौलाना भी शरीक थे। ऐसी कई हस्तियां उसमें शरीक थीं। उन लोगों ने जा करके वहां के हालात देखे। साहब, अभी तक टुकड़े टुकड़े में वीडियोस आती रहती हैं, टुकड़े टुकड़े में वीडियोस मिला करती हैं। कहीं एक घर जलता है उसकी मिल जाती है, कहीं दूसरा घर जलता है उसकी मिल जाती है। आपकी कार हाई टेक्नोलॉजी की सब बातें पहुंचती हैं। हम इंडिया में रहते हैं, आपको बताना पड़ता है। क्या करें साहब, आंखें जब बंद हो जाती हैं या किसी राजनीतिक पार्टी की वजह से आंखों पे चश्मा लग जाता है, जो अंधा चश्मा होता है, तो ऐसे ही होता है। और मैं जो बताने जा रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद जाकर के इंक्वायरी कर लीजिएगा। अगर हक ना आया सामने तो बताइएगा। क्या करें साहब, किसी भी राजनीतिक पार्टी का, कोई भी राजनीतिक पार्टी का चश्मा आपकी आंखों पे हो जाएगा, जिसको कहते हैं भक्ति का चश्मा, वो जब आपकी आंखों पे होगा तो आपको इंसानियत नजर आ ही नहीं सकती है किसी भी हाल में।
आपको इंसानियत नजर नहीं आएगी, क्योंकि आपकी आंखों पे जो चश्मा लगा हुआ है वो किसी राजनीतिक पार्टी या किसी जाति, किसी धर्म का लगा हुआ है। जाति धर्म वाले मैंने बहुत देखे हैं। आज एक मैडम रो रही थी, चलिए बोल देता हूं बीच में, वालेकुम अस्सलाम नासिर खान साहब, आज बोल देता हूं बीच में, है ना। एक आपकी ठेकेदारीन हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बड़ा उछल कूद मचाती थी, ऐसे ऐसे करके आकर के जय श्री राम करके। आज वो रो रही थी, पूछा गया क्या हुआ, बोले हमारे अब्बा के पैसे फंसे हैं यस बैंक में हैं, और इसको ये करके वो करके टाला न जाए, राजनीतिक पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी इसको टाले ना, हमारे अब्बा के पैसे फंसे, हमें मिलने चाहिए साहब। बात जब अपने पे आई तो बड़ी चिनिंग लगी साहब। अभी तक जब गरीब मारा जा रहा था तो बड़े सपोर्ट करने आ रही, नोटबंदी में जब गरीब मर रहे थे तो वो आई थी भाषणबाजी देने, भाषण दे के गई थी साहब। कि साहब बहुत अच्छा हुआ, मजा आ गया। आज जब यस बैंक डूबा है, उनके अब्बा जान के पैसे डूबे हैं, तो बड़ा चीख निकली उनकी। खैर छोड़ो, इसलिए कह रहा हूं भक्ति उतार दो चश्मा कोई भी राजनीतिक पार्टी का। खैर उस टीम ने वहां का दौरा किया, जो सिचुएशन बताई, पूरा स्टेटमेंट उनका मौजूद है, मैं शेयर कर दूंगा, चिंता ना करें, अपनी आंखें खोल लीजिएगा। और मैंने कहा ना कि आपको छोटी छोटी चीजें मिलती हैं कि साहब एक घर जला, किसी के वीडियो मिल गया कि साहब देखिए ये एक घर जला है, दूसरी वीडियो मिल गई साहब ये एक घर जला है, ये ऐसे। लेकिन सच ये है कि दिल्ली हमले में 600 घर जलाए गए हैं। जी हां, 600 घर जलाए गए हैं, और ऐसे नहीं जलाए गए हैं, ऐसे नहीं जलाए गए हैं वो घर, आरसीसी के पिलर उड़ गए हैं, दो छतें सीधे तौर पर नीचे, यानी नीचे आग लगी है और 2 छतें ऊपर की उड़ गई हैं। बॉम्ब ब्लास्ट, पूरी बिल्डिंगें ढह गई हैं, 2 मंजिल के घर मलबा बन गया है। आग नहीं लगाई गई है साहब, आपको यह बताया गया कि हमला हुआ है, आपको बताया गया कि दंगा हुआ है और लोगों को जलाया गया है, लोगों को मारा गया है। नहीं साहब, गैस सिलेंडर के पूरे ट्रक भर के वहां आए हैं, आरडीएक्स लगा करके मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ दिया गया है, आरडीएक्स लगा करके मुसलमानों के घरों को मलबा बना दिया गया है। ये जो एक गिनती बता रहे हैं ना साहब, 50, 53, 52, एक, अभी मैंने सुना किसी जी न्यूज बता रहा था कि साहब एक और लाश मिली रवि किशन की, संख्या हुई 53। साहब एक लाश रवि किशन की मिली तो जी न्यूज पे तो आ गया, लेकिन यहां पर और कितनी लाशें मलबे में दबी हुई हैं, कितनी लाशें जलकर राख हो गई हैं, किसी को पता तक नहीं है, किसी ने आह तक नहीं की है, किसी को खबर तक नहीं है। वालेकुम सलाम मोनी कुरैशी भाई, किसी को, वालेकुम सलाम शकील शेख भाई, किसी को खबर तक नहीं है। लोग ये समझते हैं कि दिल्ली ही दंगा था, कुछ लोग इधर के मारे गए, कुछ लोग उधर के मारे गए। 1000 बार कह चुका हूं, पहले भी कह चुका हूं कि ये बिल्कुल बाकायदा प्लान करके एक दंगा किया गया था, हमला किया गया था। और ये प्लानिंग कब, कहां और कैसे हुई है, ये मैं हर वीडियो में आपको बताता रहा हूं, हर वीडियो में आपको बताता रहा हूं, विद प्रूफ बताता रहा हूं। चाहे राकेश त्यागी की वीडियो रही हो, चाहे कपिल मिश्रा पर रही हो, चाहे उपदेश राणा पर रही हो, चाहे दूसरी रिकॉर्डिंग्स पर रही हो, इस तरीके से मैं लगातार आपको यह बताता रहा हूं कि देखिए प्लानिंग चल रही है, देखिए प्लानिंग चल रही है, देखिए दिल्ली को दहलाने की प्लानिंग चल रही है, देखिए दिल्ली को नीचा दिखाने की प्लानिंग चल रही है। देखिए ये धरना प्रदर्शन के आड़ में कि भाई साहब धरना प्रदर्शन के खिलाफ हैं हम, इस आड़ में दिल्ली को जलाने का प्रोग्राम सेट हो रहा है। हर बार मैंने आपसे कहा, लेकिन आप लोग समझे नहीं और राजनीतिक पार्टियों के चश्मे अपने ऊपर लगाए रहे, राजनीतिक पार्टियों के चश्मे अपने ऊपर लगाए रहे। आसिफ अली भाई वालेकुम सलाम, लगाए रहे। आखिरकार वो दिल्ली जली, वो दिल्ली उड़ी, बम से उड़ाए गए 600 घर दिल्ली में। आप समझते हैं साहब ये दंगा था और दंगा हो गया, बात खत्म, 50-60 लोग मरे होंगे। नहीं साहब, कितनी लाशें मलबों में दबी पड़ी हैं, कोई बताएगा क्या? आखिर ये क्या वजह है कि सारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इधर उधर भाग रही है, लेकिन हकीकत दिखाना किसी को मंजूर नहीं है। जो मीडिया न जाने क्या क्या दिखाते थे कि 2000 की नोट में ऐसे चिप लगी है, फिर ऐसे निकाली जाएगी, फिर ऐसे होगा, फिर जमीन के अंदर गाड़ दो नोट, फिर उसको निकाल लिया जाएगा, जो सब बताते थे वो सिर्फ
ताहिर हुसैन की छत पर जाने के बाद अपना कैमरा क्यों ऑन करते हैं? उस गली से गुजरते हैं तो उस गली में कैमरे क्यों नहीं चलाते हैं? उस बस्ती से निकलते हैं तो उस बस्ती में अपने कैमरे क्यों नहीं चलाते हैं? क्या वजह है साहब जो कैमरे को छुपाया गया है? वालेकुम सलाम, नमस्कार राज भाई, सभी को वालेकुम सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। यानी कि प्री प्लान हमला था, डायनामाइट लगा करके घरों को उड़ाया गया है। ये मत समझिए साहब, मैंने बताया कि ये मत समझिए कि दंगा हुआ, दंगा, मैं आजिज आ गया हूं इस अल्फाज से कि साहब दिल्ली दंगा, दिल्ली दंगा, नहीं साहब, मैं प्रूफ कर चुका हूं, हर वीडियो में प्रूफ दे चुका हूं कि दंगा नहीं साहब, हमला है। और मैं इस दंगे से, इस हमले से पहले भी कहता आया हूं, इस हमले से कहते पहले भी आया हूं कि साहब देख लीजिए दिल्ली पुलिस, इनको देखो, ये लोग हमला करने वाले हैं दिल्ली पर। बार बार बताया हूं, ट्विटर पर भी बताया हूं, फेसबुक लाइव पर भी बताया हूं, यूट्यूब वीडियोस में बताया, हर जगह बताया हूं, हर बार बताया हूं कि देखिए साहब ये हमले की प्लानिंग चल रही है। लेकिन साहब न जाने क्या बात थी कि खामोशी थी। हैदर भाई वालेकुम सलाम। न जाने क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थी कि खामोशी अख्तियार की गई। मैं ये भी क्लियर कर देता हूं कि क्या दिक्कत थी और क्या प्रॉब्लम थी। देखिए एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, हम ये बार बार कहते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, हम जिम्मेदारी से हटते नहीं हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। ये दंगा जितना आतंकियों ने किया है उतना ही दिल्ली पुलिस ने भी किया है। दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर पूरे प्लान के तहत जहां पर देखा है कि मुसलमान बस्तियां ज्यादा हैं, वहां पहले पुलिस ने अपना आतंक दिखाया है। आतंक दिखाने के बाद इनको इशारा किया है कि अब इन पर हावी हो जाओ। मैं जानना चाहता हूं, जो 800 घर राख हो गए हैं, इसमें कई घर जो मलबा बन गए हैं, जो बिल्डिंगें थी वो मलबा बन गई हैं, ये मीडिया ने अभी तक क्यों नहीं दिखाया है, या ये सरकार क्यों नहीं दिखा रही है, बता रही है कि साहब इतना नुकसान हुआ है? ये तो बता दिया गया। ये तो शायद आप थोड़ा सा, आपके जो वो लगा है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि जो आपका एनआरसी का लगा है वो अपोजिट का लगा है या समर्थन का लगा है, समझ रहे हैं साहब? तो कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए, छोड़ देता हूं, आज छोड़ देता हूं। खैर, तो क्यों नहीं बता रही है कि वहां के ये मीडिया चैनल वाले क्यों नहीं जाकर के पूरा एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि साहब ये बस्ती फला की थी, ये घर फला का था और उड़ा दिया गया बॉम्ब से? ये चीजें आई कहां से? ये एक पहेली बनकर रह गई है। जैसे पुलवामा एक पहेली बन गई थी कि 300 किलो आरडीएक्स आया कहां से, वैसे ही ये एक पहेली बन जाएगी, लोग भूल जाएंगे। अभी आज भी एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक से मौत हो गई है, उसको उस लिस्ट में डालना है, जोड़ना है कि नहीं 53 से 54 करने हैं। मीडिया से पूछ रहा हूं कि उसमें करने हैं या नहीं। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान साहब अब आप खुद सोच लीजिए, 800 घरों को मलबे में बदल दिया गया है, 100 करोड़ के ऊपर नुकसान है, ये समझ रहे हैं? लेकिन ये किसका नुकसान है? झूठ है कि सरकार का नुकसान है? ये फरेब है कि सरकार का नुकसान है? ये धोखा है कि सरकार का नुकसान है? या आम आदमी का नुकसान हुआ है? या आम आदमी का नुकसान हुआ है? सरकार इसमें सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रही है कि साहब हमारा नुकसान हुआ है, हम बड़ा गमगीन है। झूठी है, आम आदमी का नुकसान हुआ है। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, पूरा लूट लिया गया। और ये भी जान लीजिए, ये पूरे प्लान के साथ सिर्फ उनके घरों को उड़ाया ही नहीं गया है, बल्कि उनके घर को लूटा भी गया है। पहले उनके घरों को लूटा गया है, उसके बाद उसको उड़ाया गया है। पूरे प्लान के साथ थे। ये किराए पे कहते नहीं कि भाड़े के बुलडोजर पर बैठे किराए के टट्टू, ये भाड़े के बुलडोजर पर बैठे किराए के टट्टू गए थे वहां कपिल मिश्रा की अगुवाई में। कपिल मिश्रा की अगुवाई में यह आतंकवादी संगठन दिल्ली की बस्तियां उजाड़ने गया था, दिल्ली की बस्तियां जलाने के था। और इसके जिम्मेदार भारत सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार भी है, जो खामोश है, इस पर खामोश है अब अभी तक। आखिर संजय सिंह वहां से लाइव क्यों नहीं आते हैं? अलका लांबा वहां से लाइव क्यों नहीं आती? कांग्रेस की हैं, आए अलका लांबा वहां से, उस बस्ती से क्यों नहीं आती हैं साहब? शुरू से कहता रहा हूं कि साहब आपके साथ जो हो रहा है वो सब प्लान के तहत हो रहा है, लेकिन आप लोग कभी नहीं समझेंगे। आप लोग अपने आंखों पे एक चश्मा लगा के रखिए राजनीतिक पार्टी का। कीर्ति अरोरा जी, पॉलिटिक्स मेरे बस की नहीं है। पॉलिटिक्स होती है उनकी जो मक्खन मारते हैं, और हमारे पास मक्खन नाम की कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या करें साहब, हम तो
कर ही नहीं सकते। पॉलिटिक्स तो आज उनकी है ना, जो किसी को मारे भी, जब किसी को सारा खून निकाल लें, पहले सारा खून किसी के चूस लें और उसके बाद थोड़ा सा उनको खून दे दें और कहें देखो साहब, सेल्फी ले लें कि साहब देखो हमने तुम्हारी मदद की है, हम तुम्हारे मददगार हैं। तो ये हमसे नहीं हो पाएगा। हम दूसरों के घर उजाड़ने वाले कभी नहीं बन सकते कि दूसरों के घर को इस तरह से बम से उड़वा दें और उसके बाद 10,000, 20,000, 5 लाख, 10 लाख दे करके साहब कहें कि साहब कुछ नहीं, हम तो तुम्हारे साथ थे, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ रहेंगे। हम ये नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए इंसानियत काफ़ी है और इंसानियत काफ़ी होने के लिए मुझे लगता है यही काफ़ी है कि हम आप लोगों तक वो सच पहुंचा सकें जो आपको झूठ के प्रोपेगेंडे में बांध करके दिया जाता है। किसी भी सच को आराम से झूठ के पुलिंदे में बांध करके बम की तरह आपके ऊपर इस्तेमाल कर लिया जाता है और आप सब ये समझते हैं कि साहब ऐसा ही होगा। आज भी सारे न्यूज़ चैनल अगर देख लिए जाएं तो कम से कम 50 करोड़ लोग अभी भारत में न्यूज़ देखते हैं। सोचने की बात है कि उन 50 करोड़ लोगों तक जो सच पहुंच रहा है वो कितना सच है, ये देखने की बात है साहब। 53 लाशें। चलिए मैं चैलेंज करता हूं, यहां बैठ करके मैं चैलेंज कर रहा हूं, इस वीडियो को आप सेव कर लीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं चैलेंज करता हूं, सारी मीडिया या सरकारी आंकड़े सब ये कहते हैं 53 लाशें। चलिए साहब मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा, कैमरे के सामने 100 लाशें गिन के आपको दे दूंगा, उसके बाद की छोड़ दूंगा। चलिए तैयार है? अगर कोई मीडिया, अगर कोई सरकार तैयार है तो मुझे बताए। मेरा ईमेल, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा फेसबुक आईडी सब का सब मौजूद है। जब जिसका दिल करे हमसे 100 लाशों का हिसाब ले ले, 100 डेड बॉडीज का हिसाब ले ले, 100 का। वो तो ये कह रहा हूं कि 100 पे छोड़ दूंगा, ये कह रहा हूं कि 100 पे छोड़ दूंगा, आगे के नहीं बताऊंगा। वरना अगर निकालने लगे साहब तो इतनी लाशें मिलेंगी ना कि पूरे बस्तियों को कब्रिस्तान बना दिया गया है, शमशान बना दिया गया है। इसलिए साहब कितनी आसानी से कह दिया गया कि दिल्ली दंगे में 53 लोगों की जान का नुकसान हुआ है, दिल्ली दंगे में सरकार का नुकसान हुआ है। साहब दिखाएं कुछ तस्वीरें आपको, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने फेसबुक पे जाएंगे, वॉल पे जाएंगे और दिखा देंगे। हम लेंगे हिसाब। लीजिए साहब हिसाब, अगर हिम्मत है, किसी में दम है तो मुझसे हिसाब ले। हम देंगे 100 लाशों का हिसाब, हम बताएंगे 100 लाशों को, उनके घर चल के उनके माँ बाप से दिखाएंगे कि हमने किस तरह से अपने बच्चे को छुपा के जलाया है और छुपा के दफनाया है। हम दिखाएंगे साहब, कोई बताए तो, करे तो कोई मुझे चैलेंज, हम दिखाएंगे। सामने कैमरे पे चलना पड़ेगा, पूरी दुनिया को ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ एहतेशाम रिजवी ने जो कहा था वो सच साबित किया है। लेकिन शायद ये हिम्मत अभी भारत सरकार की अंदर नहीं है, ये हिम्मत अभी भारत की मीडिया के अंदर नहीं है। ये नहीं है और ये नहीं है, याद रखिएगा। कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ अपनी वॉल पे जाऊंगा और हल्का सा स्क्रॉल करूंगा और आपको वो सब कुछ दिखा जो आपके लिए रूह कांपने वाला होगा, आपके लिए रूह कांपने वाला होगा। वो सब कुछ दिखा देंगे आपको। 1 मिनट लगेगा साहब, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद दिख जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है हमारा भारत आज, हमारा भारत आज ऐसा ही है। यस बैंक में लाइन में लोग लगे हैं। जिस दिन डिप्टी गवर्नर ने इस्तीफा दिया था, मैंने उस दिन पोस्ट किया था कि साहब रुक जाओ, खबरदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। और दूसरे दिन यस बैंक चला गया। फिर कह रहा हूं, सिर्फ यस बैंक तक ही खामोश मत रहना, आगे के बैंकों का भी इंतजार करते रहना, आगे के बैंकों का इंतजार करते रहना। यह तस्वीर देखो, ये तस्वीर देखो, उसके बाद मुझे बताओ कि ये तस्वीर किसी दंगे की है या हमले की है या आग है। और ये सामने जवान हैं पुलिस के जो खड़े हैं मैदान में आराम से तमाशाई बने, ये आग सुलग रही है। क्या समझते हो साहब, बड़े आराम से कह दिया कि हम दंगा हुआ है, दंगा हुआ है, 50 से 60 लोग मारे गए हैं, 50 लोग, संख्या देखिए 53 लोग, एक और लाश मिल गई, 54 हो गए, ऐसे करके। वाह 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 साहब, साहब वो 30 लाशें तो आपने जोड़े ही नहीं, जिसको गृह मंत्रालय ने जिस हॉस्पिटल को लिखित में किया था कि बगैर पोस्टमार्टम के इनको निकाल दो, बगैर पोस्टमार्टम के इनको भगा दो। देखिए, क्या ये दंगा है? ये दंगा है तो बताइए मुझे। देखिए
ये पुलिस के जवान हैं, ये आम आवाम नहीं है। ये वो पुलिस के जवान हैं जो कानून और संविधान की बात करते हैं साहब। ये संविधान की बात करेंगे, ये संविधान की बात करेंगे, ये कानून की रक्षा की बात करेंगे, कानून के रक्षक की बात करेंगे। खैर, महमूद प्राचा जो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने अपनी एक टीम गठित की है और टीम गठित के साथ साथ कहा है कि दिल्ली हमले में जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है सरकार द्वारा, जिन लोगों पर फर्जी केस डाले जा रहे हैं, जिन लोगों को इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं, जिन लोगों को इसलिए पकड़ा जा रहा है कि उनका चेहरा मुसलमान के साथ नजर आ गया था, भले वो हिंदू हैं, ऐसे लोगों को, यानी कि जो मदद चाहते हैं, उनको महमूद प्राचा साहब के एडवोकेट टीम जो है, वकील की टीम जो है, वो उनको फ्री मदद करने के लिए तैयार है। वो उनको फ्री मदद करने के लिए तैयार है, उनकी मदद करेगी। तो आप लोगों को बता दूं कि जो दिल्ली में गरीब मजलूम लोग हैं, जिनको कोई मददगार नहीं मिल रहा है, और ये जो एक बहुत बड़ा हमला हुआ है उसमें किसी तरीके की कानूनी मदद चाहते हैं, तो वो महमूद प्राचा साहब ने नंबर जारी किए हैं, मैं कुछ देर में अभी पोस्ट कर दूंगा। वो नंबर जारी किए हैं, वहां कांटेक्ट कर सके उनकी मदद ले सकते हैं। दिल्ली हिंसा उपद्रवियों द्वारा लूटे और जलाए घर को देखने पहुंचे बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत। ये लाश को, ये बुजुर्ग महिला जो बैठी है, इसका हार्ट अटैक से मौत हुई है, इसको उस गिनती में रखना है या नहीं? ये 53 में इसको रखना है या नहीं रखना है, जरा बता दीजिएगा। ये हमला होता है साहब, ये दंगा नहीं होता, देख लीजिए, ये हमला है, ये दंगा नहीं है। ये मत कहिए कि साहब ये दंगा है, दंगा है, दंगा है, दंगा है। कितना कहेंगे साहब दंगा है? ये आपको दंगा लगता है? ये तस्वीरें आपको दंगे की लगती हैं क्या? इनके चेहरे पहचानने में दिल्ली पुलिस को कोई प्रॉब्लम है क्या? इनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे हैं? भाई कमाल है, ये तो डीसीएलआर कैमरे से लिए गए फोटो हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहे हैं। हमला या दंगा? साहब कह रहा हूं दंगा नहीं, ये हमला है, हमला। पूरे प्लान के साथ ये हमला हुआ है, और प्लान किसने किया है ये मैं हर लाइव में बताता रहता हूं विद प्रूफ। इससे पहले मैंने लाइव में रिकॉर्डिंग के साथ आपको दिया था, रिकॉर्डिंग के साथ मैंने आपको बताया था कि किन लोगों ने प्लान किया था। अगर डीसीएलआर कैमरे से लिए गए अपराधियों के फोटो जो हैं, अगर ये भी दिल्ली पुलिस नहीं पहचान पा रही, सॉरी गलती से दिल्ली निकल गया, दिल्ली पुलिस अगर नहीं निकाल पा रही है, इनको नहीं ढूंढ पा रही है, इनके बैनर नहीं लगवा रही है, अगर सड़कों पे इनकी पहचान नहीं करवा रही है, तो कमाल है साहब। या तो गृह मंत्रालय ने कहा है कि साहब इनको छोड़ देना, ये हो सकता है, और या तो ये हो सकता है कि उन पुलिस वालों के ये जीजा होंगे, ऐसा कोई रिश्ता होगा इनका उनका, इसलिए छोड़ दिया। वो ना खुलेआम दंगई करने वाले, एक का तो नाम सामने आ गया है, आनंद करके कुछ नाम है इसका, ट्विटर हैंडल भी था, ट्विटर इसका अकाउंट था, अभी इसने अपना ट्विटर बंद कर दिया है जब इसको लोग वहां पर मेंशन करके पूछने लगे। आपकी बात सुनकर मैं बैंक गया था अपना पैसा निकाल लेने के, मगर मेरा अकाउंट में कैश ही नहीं था, बैलेंस जीरो। अच्छा नहीं, ये बैलेंस जीरो क्या, अगर 2-4 हज़ार रहा होगा तो वो भी बैंक माइनस कर लेगी, वो बैंक जो है वो निकाल के अपने घर में रख लेगी कि साहब आपके काम का ये पैसा नहीं है। एक तस्वीर दिखाता हूं, इस तस्वीर को देखिएगा, वीडियो दिखाता हूं, और ये मैंने नहीं, मैं अच्छे से बता दूं, मैं जो कहता हूं कि विद सबूत, विद प्रूफ देता हूं, सबूत के साथ देता हूं। ये मनीषा पांडे हैं, पत्रकार, एक आजाद पत्रकार हैं, चमची नहीं है किसी की, आजाद पत्रकार है। इनकी वॉल पे मैं जाकर के देखा तो जो दर्द भरी दास्तानें इन्होंने लिखी हैं वहां की, वो शायद किसी का भी कलेजा दहला देने वाला है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है और कहा है कि ये वीडियो देखने के बाद, और इस औरत के जब मेरे स्क्रीन पे नंबर आता है तो मैं मजबूर हो जाती हूं ये सोचने पर कि मैं क्या करूं, इसकी कॉल उठाऊं कि ना उठाऊं। ये मुझसे मदद मांगती है कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या करूं? क्योंकि हम वहां पर पत्रकारिता करने गए थे तो हमने अपना नंबर दिया था कि किसी तरीके की मदद की जरूरत पड़े तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब ये औरत भूख से जब इसका परिवार तड़प रहा है, यह औरत उस पत्रकार महोदया को, यानी कि मनीषा पांडे को मैसेज या कॉल कर रही है, तो वो मनीषा पांडे दर्द लिखती हैं कि हमें बड़ी तकलीफ है कि हम अकेले कितनों की मदद कर सकते। बेशक सही बात है, एक अकेला इंसान कितनों की मदद करेगा। 800 घर उड़ाए गए हैं साहब, 800 घरों में आग जलाई गई है, राख किए गए हैं, कितनों की एक आदमी मदद कर देगा? तो इसलिए ये वीडियो देखिएगा, और अगर आप इंसान हैं तो सोच लीजिएगा, अगर आपके ऊपर राजनीतिक पार्टी, किसी भी पार्टी का अगर चश्मा लगा हुआ है तो प्लीज
हमें माफ कर दीजिए, हमारी लाइव पे मत आया कीजिए, क्योंकि यहाँ सच सुनना पड़ता है साहब, ये दलाल मीडिया नहीं है। चली गई अजल में, पता नहीं चल रहा रात तो पड़ी है या मेरा देख अब ये सोच लो कि साबुन भी हमारे पास नहीं के मुंह धोने के लिए पैसे नहीं तो रहेंगे तो क्या करें। एक सिर्फ एक महिला का वीडियो मैंने आपको दिखाया है। ऐसे ना जाने कितनी बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग या बच्चे या जवान जो भी हों, तड़प रहे हैं, वहाँ तड़प रहे हैं। आप समझते हैं कि दिल्ली में दंगा हुआ था और ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो जाती है? नहीं साहब, ऐसे हमलों के बाद ही तो बात शुरू होती है। वो तो चंद दिनों की बात थी, 2 या 3 दिन की बात थी जब उनके ऊपर जुल्म हो रहा था। अब आगे आगे कितने दिन इन पर जुल्म होगा पता है? आगे आगे कितनी तकलीफें इनको होंगी पता है? किसी की बेटी की शादी थी, बताइए, किसी बेटी की शादी थी, किसी के माँ बाप बीमार थे, दवा चल रही थी, किसी का बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था, बताइए उनका इलाज कौन करवाएगा? ये बड़ा आसान है कि सरकार ने राहत दी है। आपको पता होना चाहिए कि एक आधार कार्ड बनने में आपके कितने दिन लगते हैं, और ये सरकार, ये मदद, कमाल है साहब। हमें भाई तुमसे मदद लेनी है। बिल्कुल फारूक भाई, जो मदद मुझसे होगी किया जाएगा, मैसेज कर लीजिएगा मुझे, बेशक करेंगे। चलिए आपको एक स्टोरी पढ़ के सुना देता हूँ। इन्हीं मोहतरमा जो मनीषा पांडे जी हैं, इनकी एक स्टोरी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि आपको इनकी असलियत कुछ तो पता चले साहब, कुछ तो इनकी हकीकत आपको पता चले, और आपको पता तो चले कि ये किस तरह की इंसान हैं। छोटा सा है, परेशान होइएगा तो भाग जाइएगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि व्यूज के चक्कर में मैं लाइव नहीं बनाता हूं, आप तक सच पहुंचाने के लिए बनाता हूं। कोई जरूरत नहीं है, अगर आप जाना चाहें तो बेशक जा सकते हैं। ये लिखती हैं मनीषा पांडे, 5 मार्च 10:41 सुबह। दिल्ली दंगों की यह स्टोरी बाकी स्टोरी की तरह नहीं थी। 20 दिन की बच्ची को गोद में लिए अभी अभी एक विधवा हुई दुख से पथराई औरत से आप क्या सवाल पूछते? आप उसका हाथ पकड़ सकते थे, उसे गले लगा सकते थे, लेकिन सवाल कैसे पूछते? 40 साल बाद अपनी बहू और 4 पोतियों को लेकर गांव वापस जा रहे बूढ़े से क्या कहते, जिसने इकलौता बेटा खोया था? उस औरत को कैसे कहते अपनी कहानी बताओ, जिसके पति की लाश 4 दिन पहले भागीरथी विहार के नाले में मिली थी? सहमे हुए बच्चों से कैसे पूछते बेटा क्या हुआ था उस दिन? मर्द तो फिर भी बता देते, औरतें सिर्फ रोती रहती हैं। ये मेरा मेफिनिस्ट ओपिनियन है, ओपिनियन पीस नहीं था। इस कहानी को तो मैं किरदार भी नहीं थी, इस कहानी की तो मैं किरदार भी नहीं थी। आप तो ये पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये कहानी वो भी पढ़ें एक बार जिनकी फेसबुक वॉल हिंदू राष्ट्र के सपने का पोस्टर बना हुई हैं। याद रखिएगा इस चीज को, आप तो ये पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये कहानी वो भी पढ़ें एक बार जिनकी फेसबुक वॉल हिंदू राष्ट्र के सपनों का पोस्टर बनी हुई है। मेरे रिश्तेदार और मेरी माँ बहनें, जिनसे कभी बहुत मोहब्बत, बहुत याराना था, देखो ऐसे बन रहा है हिंदू राष्ट्र। बाकी समय तो मैं हीलिंग और मेडिटेशन में लगी रहती हूं। उस रात वहां से लौटकर यही लग रहा था कि बस एक बार कोई हमें गले लगा ले। ये एक उसकी बात है जो आज़ाद पत्रकार है और सिर्फ पत्रकारिता करने गई थी। ये उसका दर्द है। अब मैं नहीं कहूँगा कि क्या हुआ है वहाँ पर, लेकिन हाँ, इस चीज़ को आप बेहतर समझ सकते हैं। बल्कि आपसे ये ज़रूर कहूँगा, आप लोग थोड़ा सा अगर समझें, थोड़ा सा
किसी का तो जगना ही पड़ेगा साहब, किसी का ज़मीर तो जगना ही पड़ेगा। हर चीज़ को छुपा लेना भी इलाज नहीं है, किसी चीज़ को समाज के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें उनके सामने नहीं पड़ेंगी तो वो बेजार रहेंगे, क्योंकि उनको गलत दिखाया जाता है। जो मीडिया है वो उनको दिखाती है गलत तरीके से, तो हमें काउंटर में करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है। अगर हम आज भक्तों का काउंटर करना छोड़ दें, भक्त मीडिया का, गोदी मीडिया का काउंटर करना छोड़ दें, तो आप तक वही पहुंचेगा जो वो पहुंचाना चाहेंगे, और आप सबकी जो आंखें खुली हुई हैं वो भी बंद हो जाएंगी। इसलिए काउंटर करना पड़ता है साहब, इसलिए काउंटर का शौक नहीं है, लेकिन काउंटर करना पड़ता है ताकि जर्रा बराबर इंसानियत जगी रह जाए, इसलिए करना पड़ता है साहब। क्या करें साहब, मजबूरी है, मजबूरी है, करना पड़ता है। खैर, बहुत सारे इन्होंने स्टोरी लिख रखी है और इस कदर लिख रखी है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। इस कदर लिख रखी है, इस कदर बता रही हैं कि पूछिए मत। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग सोचते होंगे कि साहब कुछ भी मतलब कहाँ से जहाँ से मिल जाता होगा। नहीं साहब, कभी महसूस कीजिएगा, इन आँखों से वो चीज़ हम देखे हैं जो आप महसूस भी नहीं करते हैं। एक बात बताता हूँ आपको, आज के ज़माने में किसी के पास वक्त नहीं है, किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो जा करके आपको ये सारी जानकारियां दे और किसी तरीके का कोई रिस्क ले। नहीं, क्यों ले साहब, क्यों ले? आप सब अपने अपने में बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत काबिल हैं, हर किसी राजनीतिक पार्टी के चमचे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं आप, सब कुछ कर लेते हैं। क्यों कोई आपको बताएगा भाई? लेकिन बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो चीज़ें हम गहराई से देखते हैं, इसलिए आप तक पहुंचाते हैं। नहीं, आपकी तरह हम भी मस्ती काटते और किसी एक नेता को पकड़ लेते, इसलिए पकड़ लेते कि वो मुसलमान है और उसकी चमचागिरी करने लग जाते, या इसलिए पकड़ लेते कि हमारे जैसा कोई मुसलमान उसमें होगा उस पार्टी में, इस वजह से चमचागिरी कर लेते, या इस वजह से पकड़ लेते कि साहब उस पार्टी में जाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, उसके बाद चमचागिरी करते रहते, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहते। कम से कम इतना तो हो ही जाता कि नेता के आने से पहले जो भाषण होते हैं ना, जो नेताजी नहीं आते हैं और गधे जो बैठे रहते हैं सारे, मैं सीधी बात कर रहा हूँ, बुरा लगेगा तो लग जाए, गधे हैं वो जो नेता के इंतजार में 4-4 घंटे नीचे बैठे रहते हैं, धूप में पसीना पोछा करते हैं, धूप में बैठे रहते हैं, नेताजी को सुनना है, और नेताजी आते हैं और हाथ हिला के चले जाते हैं, और नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा करते हैं। हम भी करते, और करते क्या साहब, कम से कम स्टेज पे पहुंच जाते, किसी नेता की चमचागिरी करते, स्टेज पहुंच जाते, तो जो 4 घंटे नेताजी लेट आते हैं तो नेताजी फोन करते हैं कि ऐसा करो कि कोई बेवकूफ को पकड़ा दो माइक, जब तक कि वो बोले, है ना, अभी आते हैं, यार कुछ देर लगेगा, आते हैं, बैठे दो सबको। जब वो करते हैं तो वो जो वहाँ का मालिक रहा हो स्टेज का, जो या बड़ा वाला दलाल जो रहा हो, वो आता और कहता है लो जरा माइक पकड़ो, कुछ देर पकाओ इन लोगों को। साहब कुछ बोलते रहते वहां पे खड़े होकर के, इतना तो कम से कम हो ही जाता ना भाई, इतना तो हो ही जाता, कम से कम 2-4 बातें, 2-4 ऐसे अल्फाज बोल देते कि थोड़ा सा अखबार में आ जाते, थोड़ा सा वायरल हो जाती, है ना, थोड़ा सा हो जाता, नाम हो जाता, शोहरत हो जाती। दौलत ना होती अलग बात है, भीख मांगते रहते अलग बात है, लेकिन कम से कम शोहरत मिल जाती, ये कर लेते। लेकिन साहब ये नहीं करते हैं क्योंकि हमने दर्द देखा है, उन्हें महसूस किया है। दिल्ली में आप क्या समझते हैं कि हम बस ऐसा ही हवाई? नहीं साहब, जितनी बात कह रहा हूं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जहां कहना वहां आके साबित कर दूंगा, जहां कहना साबित कर दूंगा। शर्त यह है कि साबित करने के बाद उनकी मदद होनी चाहिए। ऐसे नहीं साहब, क्या आप यहां कमेंट्स कर दें, यहां आओ साबित करो, दिल्ली आके दिखाओ, तुम साबित करके दिखाओ। साहब क्यों? हम साबित कर देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे ये भी बता दीजिए, ये जरूरी है ना, तो होशियारी नहीं चलेगी। क्या है कि यहाँ ये भाड़ मीडिया वाला काम नहीं है कि कुछ भी बोलो और अपना आराम से निकल लो, है, समझ जाइए। ये बातें आपको बतानी ज़रूरी थी, इसलिए बता दिया है कि ये अब इसको दंगा कहना छोड़ दीजिए, ये हमला था और बाकायदा डायनामाइट लगा करके घरों को उड़ाया गया है। और आज भी वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा तंग हैं, बहुत ज़्यादा तंग हैं। कुछ लोग मदद के लिए सामने आए हैं, कुछ लोग मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन मदद का साहब वही है कि अब तो मदद करनी है। लेकिन जो हुआ, ये क्यों हुआ, ये सब कुछ पहले से बताता रहा हूँ, कब हुआ, कब क्यों होगा कि नहीं होगा, इसको रोका जाए वरना हो जाएगा, सब कुछ बताता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताता रहा हूँ। जब दिल्ली में 70 आतंकवादियों को लेकर के राकेश त्यागी घूम रहा था तब भी बताया था। जब गोरखपुर से वीडियो आया था कि हम फरवरी में जाकर के दिल्ली में और उसके बाद शाहीन बाग को उखाड़ के फेंक देंगे, तब भी बताया था, कई वीडियो किया था। पूछ लीजिए हैदर मंसूरी साहब, पूछ लीजिए सवाल। क्या है कि हम अभी सवाल के जवाब दे देते हैं क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, तो अभी हम सवाल के जवाब दे देते हैं, पूछ सकते हैं आप आराम से।
अभी आराम से पूछ सकते हैं आप सवाल, क्योंकि अभी हम जो है प्रधानमंत्री नहीं बने। जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे उस दिन साहब हम भी आपको हाथ दिखा के निकल जाएंगे ऐसे करके दूर से, है ना। पूछ लीजिए जल्दी से, फिर हम भी निकलते हैं, है ना। फिर हम भी निकलते हैं और आप लोग मस्ती कीजिए आराम से। कुछ भाई हमारे जो भाई बहन जो हमारे टिकटॉक पे हैं वो टिकटॉक पे मस्ती करते रहें, निश्चिंत रहें। समाज में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, टिकटॉक पे मस्ती करते रहिए। कुछ भाई बंधु हमारे जो है जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात देते रहते हैं वो करते रहें। कुछ भाई बंधु, या यूँ कहा जाए कि 60% लोग जो हैं वो राजनीतिक पार्टियों की चमचागिरी कर रहे हैं, जिसमें 20-20% दोनों में ऐसे हैं जो बहुत बड़े गालीबाज और बहुत बड़े निकम्मे हैं, बहुत बड़े घटिया हैं। पता नहीं किस नाली से खुशबू लेकर के आए हैं कि उनके मुंह से हमेशा बदबू निकलती है। तो वो लोग जो हैं वो सब मस्त हैं अपनी राजनीतिक पार्टियों में। अभी अफवाहों का दौर आया है साहब। पता चला है कि कुछ करोड़ कुछ लाख फला साहब ने दिया है। एक व्हाट्सएप मैसेज आया था, इसलिए नाम नहीं रहा हूँ, जब काफ़ी मैसेज आएंगे तो बता भी दूंगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अभी प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ भाई, अभी प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ। तो चूंकि ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद लोग जो है 10 लाख का सूट पहन के और उसके बाद कुछ बकने लगते हैं, है ना। 3 दिन में फांसी दे देंगे, है ना। 3 दिन में वह फांसी देने लग जाते हैं कि साहब हम तो 3 दिन में फांसी दे देंगे। नहीं, दे देते हैं, देंगे नहीं, हम 3 दिन में फांसी दे देते हैं बलात्कारियों को। साहब पता नहीं क्यों आज तक निर्भया केस में फांसी नहीं हो पाई। कितनी बार फांसी टल चुकी है। नहीं, मोदी बुरे नहीं है, मोदी घटिया जरूर हैं साहब। ये कहूंगा कि मोदी बुरे नहीं हैं, लेकिन निहायत ही घटिया जरूर हैं, वो बात मैं मानता हूं। सिर्फ बुरा शायद नाइंसाफी होगी उनके साथ, समझ रहे हैं साहब। अगर मोदी को सिर्फ बुरा कहा जाए तो ये नाइंसाफी होगी। निहायत ही घटिया आदमी अगर उसे कहा जाए तो ये इंसाफ होगा। बाकी सवाल अगर हैं तो पूछ लीजिए, जवाब दे दूंगा, सिवाय एड्रेस के। सिवाय एड्रेस के मुझे लगता है कि आप लोगों को इंटरेस्ट बात में कम रहता है और इसमें ज़्यादा रहता है कौन हो, क्यों हो, कहाँ हो, कैसे हो, इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। आई थिंक शायद जो व्हाट्सअप मैसेजेस होते हैं, मैसेंजर मैसेजेस होते हैं या कमेंट्स रहते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि हमें इस पर टारगेट नहीं करना चाहिए कि कौन हो, क्यों हो, कहाँ से हो और कैसे हो। मुझे टारगेट इस पर होना चाहिए कि जो बात कर रहा है और खुला चैलेंज कर रहा है तो फिर थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। वीडियो दिखा के किया हूँ इस महिला के साथ जो कुछ हुआ है, या ऐसी हज़ारों महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ है। भगवान ना करे, अल्लाह ना करे कि आपके घर की औरतों के साथ हो ऐसा। वो आप दर्द नहीं समझेंगे साहब, कभी देखिएगा तब समझ में आएगा। सूट पहन लो लाखों का, लेकिन फेंकना मत मोदी की तरह। देखिए साहब, एड्रेस क्या साहब आपका? नहीं साहब, एड्रेस तो मेरा कुछ है ही नहीं है। मेरा एड्रेस सिर्फ इतना है कि इंडिया, बस मेरा इतना सा एड्रेस है कि इंडिया, बस ये काफ़ी है। अभी मैंने कहा ना साहब कि आप मत बोलो, फिर भी आप रो मत मेरे भाई। अच्छा जी अहमद साहब, आपको मैं रोता हुआ नज़र आ रहा हूँ शायद। चलिए कोई नहीं, हाँ हम रोएं न रोएं लेकिन दिल ज़रूर रोता है, दिल ज़रूर रोता है। आप भूल सकते हैं, हम नहीं भूल सकते। 85 साल की एक वृद्धा जो भाग नहीं सकती थी, उनका पेट्रोल डाल के उन पर आग लगा दिया गया है इस हमले में, हम भूल नहीं सकते हैं। 7 साल का बच्चा जो बाहर खेल रहा था, उसको पेट्रोल डाल के जला दिया गया है, हम भूल नहीं सकते हैं। 20 दिन का बच्चा अपनी गोद में लेकर के जो औरतें घूम रही हैं वहाँ, हम भूल नहीं सकते हैं साहब। उनके दर्द को हम कैसे भुला दें साहब? आप कहें तो हम मस्ती करें, लेकिन कैसे करें ये भी मुझे बता दीजिएगा, जरिया भी मुझे बता दीजिएगा कि हम खुश रहें तो रहें कैसे। या फिर एक काम करें साहब, अपना भी ज़मीर मार दें नेताओं की तरह, या नेताओं के चमचों की तरह। यावर अली भाई वालेकुम सलाम। नेताओं के चमचों की तरह अपना भी ज़मीर मार दें और नेताओं पर एक सवाल करने पर लाखों गालियां देने लग जाएं, कुरान, हदीस, रामायण, गीता सब भूल जाएं और 1 मिनट में हम गुंडई पे उतारा हो जाएं। हम उस नाली के कीड़े की तरह हो जाएं जो एक नाली का कीड़ा सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं कर सकता।
क्या ख्याल है? लोग कहते हैं, या सच है ये, लोग कहते हैं क्या, ये हकीकत है कि किसी की असलियत जानना है ना तो आप उसको गुस्सा दिला दीजिए। और यकीन जानिए साहब, हर वीडियो में मुझे गुस्सा आता है, उसके बाद भी आज तक आप देख सकते हैं कि हम कैसे हैं। नहीं, इंसाफ बिल्कुल नहीं होगा राकेश राज भाई, मैं बिल्कुल खुली ज़बान में बोल देना चाहता हूं कि ना, इंसाफ नहीं होगा। खुली ज़बान में बोल देता हूं कि नहीं, इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि इंसाफ करने वाले जो लोग हैं वही गलत हैं। हैदर मंसूर ने भाई वो पूछा है, भाई कपिल मिश्रा को सज़ा होगी या नहीं? शकील शेख साहब पूछ रहे हैं, यही सवाल मेरा भी है। नहीं होगी भाई, नहीं होगी मेरे भाई, हो ही नहीं सकती। क्यों कर होगी? दिल्ली में उसको चेहरा बनाया गया है ताकि उसे यूपी में उतारा जा सके। मैंने एक वीडियो, आई थिंक शायद मैंने उस दिन यूट्यूब पे बनाया था, आप लोग जाइएगा यूट्यूब पे देखिएगा, मैंने एक वीडियो बनाया था जिस दिन सोशल मीडिया छोड़ने की बात नरेंद्र मोदी ने की थी। तो नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया क्यों छोड़ना चाहेंगे और कपिल मिश्रा को सुरक्षा क्यों दी गई है, इस पर बात किया था। उसमें मैंने बताया था कि इसे सुरक्षा क्यों दी गई है, इसे चेहरा क्यों बनाया गया है। क्योंकि यूपी का जो चेहरा है ना, वो यूपी में हार की वजह बन सकता है। इस वजह से उसे हटा करके एक नया चेहरा तैयार किया गया है हिंदुत्व का, समझ रहे हैं? इसलिए कुछ नहीं होगा, उसे आज़ादी दी जाएगी। और आज भी वो ट्विटर पर लगातार जो ट्वीट कर रहा है वो वैसे ही कर रहा है कि और लोग भड़क जाएं। कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रहा है, और कुछ नहीं। तो यही है। चलिए, आपके सवालों के जवाब हो गए हों तो शुक्रिया आप सबका। और मोहब्बतों में याद रखिए या न रखिए, गालियों में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, समझ रहे हैं? और एक बात और याद रखिएगा, अगर आप किसी नेता से संबंधित हैं तो अपने जहन से ये निकाल दीजिएगा कि हम आपकी तरह किसी के चमचे या किसी के तलवे चाट सकते हैं। ना ही हम आपकी तरह किसी के चमचे बन सकते हैं और ना ही हम आपकी तरह किसी के तलवे चाट सकते हैं। बाकी सब कुशल मंगल है, चाटिए तलवे। जिस दिन आपके घर पे आँच आएगी ना, जिस दिन आपका घर ये जलेगा ना, जिस दिन आपके औरतें इस तरह हो जाएंगी, आपके बच्चे इस तरह हो जाएंगे ना, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, उस दिन आपको समझ में आएगा कि वो जो कहता था वो सबके लिए कहता था, अपने लिए नहीं। याद रखिएगा। चलिए, मस्त रहिए।